We have started vitamin D. Now we will discuss about the regulation of vitamin D. कि ये किस तरह से हमारी बॉडी में रेगुलेट हो रहा है इसका फंक्शन, क्योंकि ये अनकंट्रोल फंक्शन हो जाए तो बहुत ज़्यादा हाइपरकैल्सीमिया हो जाएगा और हमारी बोन्स जो है बिल्कुल ब्रिटल हो जाएंगी, उन्हें मिनरलाइजेशन बिल्कुल बाकी नहीं रहेगी। तो ये सारा कुछ एक कंट्रोल मैकेनिज्म के थ्रू होता है। This function of vitamin D is regulated by the level of plasma phosphate as well as plasma calcium level. ये दोनों चीज़ें प्लाज्मा में कितनी क्वांटिटी है इनकी, इससे विटामिन डी का फंक्शन मेजर होता है कि कितना फंक्शन कर रहा है। 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरोल जो इसकी प्रिकर्सर फॉर्म है, जो बाद में 1 हाइड्रोक्सिलेशन हो जाती है, तो 125 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरोल is increased directly by the low plasma phosphate या indirectly by the plasma calcium। तो अगर हम देखें कि इसका प्राइमरी रेगुलेटर कौन सा है तो वो ये फॉस्फेट है। देखने में हमें लगता है कि कैल्शियम होगा, बट नो, इसका रेगुलेटर प्राइमरी है। अगर आपसे पूछा जाए एमसीक्यू में, दैट इज़ फॉस्फेट, एंड द सेकंड जो कि इनडायरेक्टली कर रहा है दैट इज़ द कैल्शियम। सो कैल्शियम लेवल से इनडायरेक्टली रेगुलेट हो रहा है। इसके अलावा पैराथायरॉयड हार्मोन के लेवल से भी विटामिन डी का फंक्शन कंट्रोल रहता है। इसके अलावा 1 हाइड्रोक्सीलेस एंजाइम, नॉट 25 हाइड्रोक्सीलेस, क्योंकि वो रिएक्शन तो हो भी जाए तो वो विटामिन डी किसी काम का नहीं है। ये 1 हाइड्रोक्सीलेशन इज़ द क्रूशियल स्टेप, जो आपने एंजाइम्स में भी पढ़ा है कि मेन स्टेप होता है जिससे सारा काम चलता है, जिसको हम मेन रिएक्शन जैसे बोलेंगे। सो दिस इज़ 1 हाइड्रोक्सीलेशन स्टेप इन द किडनी। So these are the 3 regulators of vitamin D function। और ये पैराथायरॉयड हार्मोन का मैकेनिज्म ये है कि ये 125 हाइड्रोक्सीलेशन को ही एक्टिव करता है। सो these two are related। नेक्स्ट आर द क्लिनिकल कंडीशंस कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हमें क्या क्या नज़र आएगा। फर्स्ट इज़ द रिकेट्स। इसके अलावा रिकेट्स के अलावा हम ऑस्टियोमेल्शिया भी इसको कहते हैं। ये दोनों टर्म्स तकरीबन सेम है, इनमें सिर्फ एज ग्रुप के लिहाज से हम 2 डिफरेंट टर्म्स यूज़ कर रहे हैं। रिकेट्स इज़ फॉर द एडल्ट्स रिकेट्स इज़ फॉर द चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोमेल्शिया टर्म इज़ यूज इन केस ऑफ एडल्ट्स। दोनों में क्या हो रहा है कि नेट डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स हो रही है। विटामिन डी डेफिशिएंसी हमें नज़र आएगी जिसकी वजह से बोन से जितना भी मिनरल्स हैं, कैल्शियम है, कोई फॉस्फेट है, दैट आर मूव्ड इनटू द ब्लड। सो रिकेट्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय कंटिन्यूड फॉर्मेशन ऑफ द कोलेजन मैट्रिक्स ऑफ द बोन, जो कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बोन का, वो बनी जा रहे हैं, लेकिन मिनरलाइजेशन चूँकि नहीं हो रही, सो वी विल सी सॉफ्ट बोन्स। सिमिलरली इन द ऑस्टियोमेल्शिया जो कि एडल्ट डिजीज़ है, उसमें डीमिनरलाइजेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग बोन्स होगी। वहाँ कोलेजन फॉर्मेशन अभी हो रही थी, यहाँ पे बोन्स फॉर्म हो चुकी हैं, उनकी डीमिनरलाइजेशन हमें नज़र आएगी। सो दे आर ब्रिटल एंड दे फ्रैक्चर इजीली। ये स्टेट हमें ज़्यादातर तब नज़र आती है व्हेन देयर इज़ लेस एक्सपोजर टू सनलाइट। इसके अलावा सेकेंड कंडीशन इज़ रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी। इसमें क्या होता है, दिस इज़ अ क्रोनिक किडनी डिजीज़। अब डिजीज़ विटामिन डी का नहीं है, डिजीज़ है किडनी का, लेकिन अभी हमने देखा कि मेटाबॉलिज्म ऑफ विटामिन डी में कितना इंपॉर्टेंट रोल है किडनी का। सो एक्टिव विटामिन डी इज़ नॉट अवेलेबल इन दिस केस। सो पैराथायरॉयड हार्मोन विल कॉज नेट डीमिनरलाइजेशन ऑफ द बोन। सेम यहाँ पे भी यही था, पैराथायरॉयड हार्मोन तो प्रेजेंट है, उसका एक्शन को हम ये पैराथायरॉयड हार्मोन और विटामिन डी एक दूसरे के एक्शन को मेंटेन किए होते हैं। अब यहाँ पे पैराथायरॉयड हार्मोन जो है डीमिनरलाइजेशन करवा रहा है क्योंकि विटामिन डी नहीं है। यहाँ पे भी सेम हमें नज़र आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि हाइपोकैल्सीमिया होगा, क्योंकि मैंने कहा था कि ये दो कैल्शियम और फॉस्फेट का उल्टा काम चलता है किडनी के लेवल पे। तो हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपर फॉस्फेटीमिया हमें नज़र आएगा, बिकॉज किडनी इज़ नॉट इन्वॉल्व इन कन्वर्जन ऑफ एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, यानी कि 1 हाइड्रोक्सिलेशन यहाँ पे नहीं हो रही। देन हाइपोपैराथायरॉयडिज्म भी एक डिजीज़ है रेलेवेंट टू विटामिन D3।
इसमें भी यही है कि पैराथायरॉयड हार्मोन की कमी है। तो फिर अब सेम हमने देखा कि पैराथायरॉयड हार्मोन और विटामिन डी का फंक्शन इंटर रिलेटेड है, तो यहाँ पे भी हमें सेम इफ़ेक्ट्स नज़र आएंगे। ऐसी केस में हम क्या करेंगे कि हमने उसको एक्सटर्नल सप्लीमेंट्स देनी है विटामिन डी की, और उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा कि वो उसकी किडनी कितनी फंक्शनिंग है, उसके लिवर में कितनी फंक्शनिंग बाकी है, उस हिसाब से वो कितना मेटाबॉलिज्म इसका कर सकता है, हम उस लिहाज से उसको सप्लीमेंट्स देंगे। ज़्यादातर डेफिशिएंसी ही विटामिन D3 की हमें नज़र आती है। मेन चीज़ है आगे टॉक्सिसिटी, जो कि बहुत कम लोगों में हमें नज़र आएगी, लेकिन ये आपने बहरहाल पढ़नी तो है। अगर टॉक्सिसिटी के आप साइंस देखें तो वो क्या होंगे, लॉस ऑफ एपिटाइट, नोजिया, थर्स्ट एंड स्टपर, ये कुछ चीज़ें हैं आपको जो नज़र आएंगी। एंड डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन मेनी ऑर्गन्स, जब ब्लड में बहुत ज़्यादा कैल्शियम हो जाएगी बिकॉज ऑफ विटामिन डी, तो वो मुख्तलिफ ऑर्गन्स में आपको डिपॉजिट होती हुई नज़र आ जाएगी। सो दीज आर द साइंस ऑफ विटामिन डी टॉक्सिसिटी। So this is all about the vitamin D functioning, its metabolism, its clinical regulation, etc. So I hope this would have been helpful for you. Keep watching and subscribe.